हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभ्यर्थ अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम रिटेल बैंकिंग के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 8 के रिलेटेड एक केस स्टडी करेंगे, जो कि है आपका क्रेडिट कार्ड पर आधारित। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड बेस्ड एक केस स्टडी करेंगे। ये चैप्टर का नाम है डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स। तो इसमें हम देखेंगे, जो जैसे आप लोग क्रेडिट कार्ड्स रखते हो ना, तो उसमें कहते हैं कि कभी 20 दिन का मौका मिलता है, कभी खरीदो तो 50 दिन तक का वो टाइम मिल जाता है, तो वो प्लस कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इन सभी बातों के बारे में हम अच्छे से समझेंगे इस पूरी केस स्टडी में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करेंगे। तो देखिए, पहले केस स्टडी देख लेते हैं, फिर थियरी प्लस केस स्टडी दोनों एक साथ निपटा लेंगे इसमें। मिस्टर राम हैव क्रेडिट कार्ड ऑफ SBI बैंक एंड क्रेडिट लिमिट इज 10 लाख। ठीक है, तो मिस्टर राम के पास में SBI का क्रेडिट कार्ड है, उसको 10 लाख रुपए की उनको लिमिट दी गई है, यानी वो मैक्सिमम 10 लाख रुपए की परचेजिंग कर सकते हैं। बिलिंग डेट इज 10 ऑफ एवरी मंथ, तो हर महीने की 10 तारीख को बिलिंग डेट होती है। मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड इज 30 डेज, मैक्सिमम 30 दिन तक बिना इंटरेस्ट पे किए हुए रहा जा सकता है। और इंटरेस्ट रेट 5% पर मंथ है, हर महीने 5% इंटरेस्ट रेट लगता है। तो इतनी सारी जानकारी हमारे पास है। अब इस जानकारी से हमें क्या क्या बातें पता चलती है वो भी देख लेते हैं। हर महीने की 10 तारीख को बिलिंग होने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि मान लीजिए अगर आपने 5 जनवरी को कोई चीज़ खरीदी है, तो हर महीने की 10 तारीख को बिलिंग हुई, यानी अब 10 जनवरी को बिलिंग होगी। तो जो आपने 5 तारीख को खरीदा है वो 10 तारीख के स्टेटमेंट 10 जनवरी के स्टेटमेंट में जुड़ जाएगा। हमने क्या समझा? अगर मैंने कोई परचेजिंग 5 जनवरी को की है और 10 जनवरी को बिल जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि 5 जनवरी को जो खरीदारी करोगे आप, वो 10 जनवरी के बिल में जुड़ जाएगी। अब अगर मान लीजिए थोड़ा सा चालाकी यहाँ पर कर दीजिए। चालाकी क्या करिए, क्योंकि 10 जनवरी को आप बिल जनरेट कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना 11 जनवरी को खरीदारी कर लूँ। देखिए, अब 10 जनवरी को जो बिल जनरेट होगा उसमें 10 या 10 से पहले के जो खरीदारी होगी वो जुड़ेगा। मैंने खरीद लिया 11 तारीख को, तो 11 जनवरी वाला जो बिल है वो कितनी तारीख को जाकर के स्टेटमेंट में ऐड होगा फ्रेंड? ये आपका 10 फरवरी वाले अगले महीने की 10 तारीख को ऐड होगा। तो यहाँ पर देखिए, मुझे ऐड ऑन बेनिफिट मिला ना, जो मतलब अगर मैं 5 जनवरी को खरीदता हूँ तो तुरंत ही 10 जनवरी को स्टेटमेंट में जुड़ जा रहा है, यानी 5 दिन बाद जुड़ जा रहा है। लेकिन अगर मैं 11 जनवरी को परचेजिंग करता तो वो 10 फरवरी को जो है जा करके मेरे स्टेटमेंट में जुड़ता है। तो मतलब मुझे लगभग जो है 30 दिन का मार्जिन या 28-30 दिन का मार्जिन मुझे यहाँ मिल रहा है। तो ये थोड़ी सी चालाकी जिससे कहते हैं, अभी वो भी हम समझेंगे कायदे से। तो ये हो गया 10 तारीख को बिल जनरेट होने का मतलब। मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड का मतलब ये होता है कि जब बिल होता है, मान लीजिए इसमें 10 तारीख को बिलिंग हो रही है, तो अगर 10 जनवरी को बिल जनरेट हुआ है तो उससे अगले 30 दिन के अंदर में आपको ये ड्यूज क्लियर करने होंगे। मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड अगर 20 दिन दिया होगा, तो 10 जनवरी से अगले 20 दिन के अंदर में आपको ये पूरा जो भी है वो क्लियर करना होता है। अब यहाँ पर फुल भी क्लियर कर सकते हैं, या मिनिमम अमाउंट ड्यू, MAD एक कॉन्सेप्ट होता है, मिनिमम अमाउंट ड्यू, वो भी क्लियर कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो समझ में आया 30 दिन क्या होता है इंटरेस्ट फ्री पीरियड का मतलब? कि बिल डेट से अगले 30 दिन तक, बिल डेट से, ध्यान दीजिएगा, खरीदारी से नहीं मतलब है, बिल डेट से अगले 30 दिन तक आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने 30 दिन से ज़्यादा किया तो आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो हर महीने 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी बातें हमें यहाँ तक मतलब केस स्टडी में ही समझ में आ गई। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मिस्टर राम ने एक प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज किया है 2000 रुपए का बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड ऑन 10 सितंबर 2021। तो 10 सितंबर 2021 को इन्होंने 2000 रुपए की कोई परचेजिंग करी हुई है। सवाल आपसे पूछा रहा है, व्हाट इज मिनिमम पेमेंट मिस्टर राम हैव टू पे ऑन आर बिफोर ड्यू डेट टू अवॉइड पेनाल्टी। तो मतलब ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट को कितने रुपए ये पे कर दे ताकि इनके ऊपर कोई पेनाल्टी ना लगे। अब फ्रेंड्स, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम कितना पैसा जमा करने पर, एक कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक तो जितना आपका आउटस्टैंडिंग है उसका 5% ले लीजिए। ठीक है, जितना आपका आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पर कितनी खरीदारी की है 2000 की, तो आउटस्टैंडिंग 2000 है, तो 2000 का 5% निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा 100 रुपये। ठीक है, उसके बाद में दूसरा काम ये कीजिए, कहीं 250 रुपये लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि बैंक कहता है कि आपको कम से कम 250 रुपये पे करने होंगे। कितने पे करने होंगे? कम से कम 250 रुपये। तो अब ये कहानी बनी क्या हमारी कि 5% हमने कैलकुलेट किया और साथ ही साथ 250 रुपये लिख लिए। जो ज़्यादा होगा वही देना होगा, ऐसे समझ लीजिए। मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है 2000 रुपये, उसका 5% मैं कैलकुलेट करूँगा, कितना आया 100 रुपये। ठीक है, और यहाँ नीचे 250 रुपये लिखा है। ज़्यादा कौन सा है? 250 रुपये। तो कम से कम 250 रुपये मुझे बैंक को देने होंगे। कितना देना होगा फ्रेंड? 250 रुपये।
अब मान लीजिए इसी जगह पे मैं 10,000 रुपये की परचेजिंग कर लूँ इसी क्वेश्चन को, तो समझ में आ गया मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन क्लियर है। तो मैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ूँ, तो इस क्वेश्चन में हमने देखा 100 रुपये, 2,000 का 5%, 2,000 का 5% हमने निकाला 100 रुपये आया, और 250 रुपये भी दिया होता है। मिनिमम 250 रुपये बैंक आपसे मांगता है कम से कम, लेकिन अगर आपकी खरीदारी ही अगर 250 से कम है तो आप 250 क्यों दोगे? सोचिए, आपने केवल 100 रुपये खरीदारी की, तो अगर 100 रुपये खरीदारी है तो कम से कम बैंक 250 आपसे कैसे मांग लेगा? भाई जब मैंने कुल खरीदा ही 100 रुपये का है तो मैं 250 क्यों दूंगा, 100 ही दूंगा। समझ रहे हैं इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ? यानी कुल मिलाकर के 3 कंडीशन हुई। मैंने क्या किया, अपनी जो आउटस्टैंडिंग बिल है उसका 5% निकाला, मुझे पता चला कि ये 100 रुपये हैं। फिर मैंने देखा कि 250 रुपये, खरीदारी कितने की है मैंने? 2,000 रुपये की। तो मैं 2,000 रुपये तो चुकाऊंगा नहीं, मैं क्या करूंगा? 250 रुपये चुका दूंगा, क्योंकि बैंक 250 रुपये मांगता है। 5% या 250 रुपये जो भी ज़्यादा हो वो कर देंगे। ओके, उसके बाद में अब इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए 2,000 रुपये की जगह मैं 10,000 रुपये कह दूँ आपसे, कि एक दोस्त ने उसी मिस्टर राम ने 10,000 रुपये की परचेजिंग करी हुई है। तो अगर उसने 10,000 की परचेजिंग की हुई है तो उसका 5% कैलकुलेट कीजिए। 10,000 का 5% कितना होगा फ्रेंड? आई थिंक ये 500 रुपये हो जाएगा। अब 500 रुपये और 250 रुपये, अब बताइए बैंक कहता है कि 5% या 250 रुपये जो भी ज़्यादा हो, तो यहाँ पर क्या ज़्यादा है? 500 रुपये ज़्यादा है, तो बैंक आपसे 500 रुपये पे करने के लिए कहेगा। अगर मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपये की परचेजिंग कर ली, या 40,000 की परचेजिंग कर लीजिए, मान लीजिए आपने 40,000 रुपये की परचेजिंग कर ली, कितने की? 40,000 रुपये की परचेजिंग कर ली, तो 40,000 रुपये का 5% निकालिए। 40,000 रुपये का 5% आएगा फ्रेंड्स आपका, आई थिंक 2,000 रुपये होगा, है ना? 2,000 रुपये। अब 2,000 रुपये ज़्यादा है या 250 रुपये ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली 2,000 रुपये ज़्यादा है, इसलिए आपको 2,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो क्लियर हो गई बात कि मतलब 5% ज़्यादा है तो वो ले लीजिए, अगर 250 रुपये ज़्यादा है तो वो ले लीजिए, जो भी ज़्यादा होगा उसको आपको पिक करना होता है। नाउ आई बिलीव कि अब आपको कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ अमाउंट बिल्ड इज 200 रुपये। अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो मैं दूसरी बात कह नहीं रहा था कि आप कुछ यहाँ पर चालाकी इन्होंने क्या की कि बैंक कहता है कि आप कम से कम हमें 250 रुपये दीजिए, लेकिन जब आपने बिल ही 200 रुपये का जनरेट किया है तो आप 250 रुपये क्यों देंगे? इस बात का आंसर समझिए। इस क्वेश्चन में यही ट्रिक है कि आपने 200 रुपये देना है। देखिए आउटस्टैंडिंग का 5%, तो अगर हम 200 रुपये का 5% निकालेंगे तो ये तो आ जाएगा मेरे ख्याल से 10 रुपये, ठीक है? फिर आया 10 रुपये दूँगा या 250 रुपये दूँगा, तो अब आप कहोगे कि सर जो है आपने अभी कहा था ना कि मतलब जो आउटस्टैंडिंग उसका 5% निकालिए और या तो 250 रुपये जो ज़्यादा हो वो दे दीजिए। यहाँ 250 रुपये ज़्यादा है तो मुझे 250 रुपये पे करना चाहिए। ठीक बात है आपकी कि 250 ही देना चाहिए, लेकिन जब आपकी कुल आउटस्टैंडिंग ही 200 रुपये की है तो मैं 250 रुपये क्यों दूँगा भाई? मेरी बात समझिए। जब मेरा बिल ही उतना बाकी नहीं, 250 रुपये बिल ही नहीं बाकी है, तो मैं 250 रुपये ऐसे अपनी मर्ज़ी थोड़ी ना दे आऊँगा भाई। मान लीजिए मैंने कोई खरीदारी ना की होती, अब खरीदारी नहीं करूँगा और आप कहोगे कि नहीं कम से कम 250 रुपये आपको देना ही देना होगा, तो वो वाली बात नहीं है यहाँ पर। अगर आपका आउटस्टैंडिंग 250 रुपये से कम है, अगर आपकी आउटस्टैंडिंग 250 से कम है, तो जितनी आपकी आउटस्टैंडिंग है वही आपको चुकाना होगा। अब कई जगहों पर ये क्वेश्चन आपको बोलेगा कि 200 रुपये, कहीं जगहों पर ये लिखेगा कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट। कई जगहों पर ये भी मिल जाएगा सवाल को कि मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग हाउ मच ही नीड टू पे, तो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहाँ पर लिख देगा। 200 रुपये न लिख करके फ्रेंड्स, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिख देगा। अब देखिए यहाँ पर 5% भी है, ये हो जाएगा आपका 10 रुपये, है ना? 250 रुपये भी है, 200 रुपये भी है। तो अब सवाल ये है, पिछले सवाल में मैंने आपको बताया कि 5% निकाल लीजिए, 10 रुपये आ गया, 250 रुपये लिख लीजिए, जो ज़्यादा हो वो पे कर दीजिए। अब यहाँ 250 ज़्यादा है तो मुझे 250 पे कर देना चाहिए, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब मैंने कुल खरीदारी ही 200 रुपये की हुई है तो मैं बैंक को 250 रुपये क्यों दूंगा? इसलिए मैं 250 ना दे करके मेरा जितना भी आउटस्टैंडिंग है 200 रुपये, 220 रुपये, मान लीजिए मैंने 100 रुपये खरीदारी होती तो 100 रुपये, अगर मैंने 10 रुपये खरीदारी की है तो 10 रुपये, मैं 250 क्यों देने जाऊँगा जब मैंने खरीदारी ही 10 रुपये की है। 10 रुपये के बिस्किट खरीद के लाए हैं और आप बता रहे हो कि हमको 250 रुपये चुका दो, तो वो तो मैं नहीं करने वाला हूँ। जो मेरी आउटस्टैंडिंग है आप वही पेमेंट ले सकते हैं। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स? यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। यही ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब क्रेडिट कार्ड में जो बिलिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है उसका बेसिक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर आपने 2,000 रुपये की खरीदारी की है तो आपको कम से कम कितना देना होगा? एमएडी जो मैं कह नहीं रहा था, मिनिमम अमाउंट ड्यू, एमएडी, मिनिमम अमाउंट ड्यू क्या होता है? 5%। तो जो मेरा आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपये, उसका मैं अगर 5% निकालता हूँ तो मुझे आता है 100 रुपये। अब 100 रुपये दे दूँ बैंक को या 250 रुपये दे दूँ?
तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा 5% निकला वो लिखूंगा और 250 रुपये लिखूंगा। ज़्यादा कौन है, 250 रुपये, तो मैं 250 रुपये पे कर दूंगा। क्यों 250 पे कर दूंगा, क्योंकि मेरा टोटल बिल 2000 है, 250 से कहीं ज़्यादा है, उतना मैं अभी पे नहीं करना चाहता, मैं 2000 नहीं पे करना चाहता, इसलिए मैं 250 पे करूंगा। मैं 100 रुपये क्यों नहीं पे कर रहा हूँ, क्योंकि बैंक ये कहता है कि आपका 5% आउटस्टैंडिंग का 5% या 250 रुपये में जो भी ज़्यादा हो आपको वो पे करना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर 250 रुपये पे कर रहा हूँ। दूसरे सवाल में इसने घुमाया आपको और कहा कि आपका कुल खर्चा ही 200 रुपये का हुआ है। अब बताओ कि क्या 250 रुपये मुझे दोगे या 200 रुपये का 5% मुझे दोगे। 200 रुपये का 5% मैंने निकाला, 10 रुपये आ गए। अब 10 रुपये दोगे या 250 रुपये, तो ज़्यादा तो 250 रुपये है, वैसे तो मुझे 250 देना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अब जब मेरा बिल ही 200 रुपये का है तो मैं 250 रुपये में मतलब 250 रुपये किसी को देने क्यों जाऊँगा, तो इसलिए टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ये 200 रुपये में पे कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये भी खत्म हो गया। उसके बाद में ये आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर आपने पढ़ा होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनुअल परसेंट रेट, टोटल साल में कितना इंटरेस्ट देना होगा आपको, उसकी कैलकुलेशन करवा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन देख लीजिए। पर मंथ कितना दे रहे हैं, 5%, तो अगर हर महीने आप 5% देंगे तो 12 महीने में कितने परसेंट इंटरेस्ट चल जाएगा, 12 पंचे 60 हो गया। तो आपको फ्रेंड्स 60% इंटरेस्ट देना पड़ेगा पूरे साल का, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड पर बिल मतलब इंटरेस्ट रेट देखिए 60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, अगर 5% का पर मंथ चार्ज करे बैंक। अगर 2% का भी चार्ज करता है तो भी वो आपसे 12 दुनी 24% जो है इंटरेस्ट साल का लेगा, ठीक है। तो एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना हो गया फ्रेंड, 60%। कैसे आया, सिंपल, 12 महीने होते हैं, हर महीने 5% लगाया जाएगा, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। और 5% कहाँ से आया, तो ये क्वेश्चन में ही दे रखा है कि जो पर मंथ जो है इंटरेस्ट रेट है वो 5% है, इसलिए हमने यहाँ से 5% मल्टीप्लाइड बाई 12 किया, क्योंकि 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई बात कि जो अगर आपसे कहा जाए कि एनुअल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए तो 60% निकल करके आता है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, क्वेश्चन बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, आपसे कह रहा है इफेक्टिव एनुअल रेट निकालिए। अब ये क्वेश्चन आपका टू बी फ्रैंक एकदम टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर 12, देखिए जो रिटेल के एग्जाम में चैप्टर नंबर 12 एबीएम का जरूर पढ़ लीजिएगा। वैसे तो मैंने सबको बता भी रखा है, पर अगर मान लीजिए आपको आइडिया नहीं है तो चैप्टर नंबर 12 एबीएम का जरूर पढ़ लीजिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एबीएम में, सॉरी रिटेल वाले मतलब पेपर में, ठीक है। अब इफेक्टिव रेट एनुअल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, तो देखिए याद कीजिए 1 प्लस आर टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। 1 प्लस आर टू दी पावर n माइनस 1 इंटू 100, इसी को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये देखिए यहीं पर फार्मूला लिखा हुआ है, फिर से एक बार देख लीजिए अगर आपको याद नहीं है फार्मूला। 1 प्लस आर टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है, इसको बंद करिए ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, बस ये आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। जहाँ पर आर आपको क्या लेना है, आर आपको जैसे 5% अगर है तो इसको 100 से डिवाइड करके 0.05 लिखना होता है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो आर हम यहाँ पर क्या लेंगे फ्रेंड्स, स्मॉल आर 0.05, हमने 0.05 क्यों लिया, क्योंकि 5% है और अगर आप 5% को 100 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड तो यही आएगा 0.05, इसलिए यहाँ पर आपको 0.05 रखना है। बस उठा करके वैल्यू रख दीजिए, 1 प्लस आर होता है तो 1.005 हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 1.05 हो जाएगा। तो 1 प्लस आर टू दी पावर n, तो 1.05 टू दी पावर n कितना है, 12 महीने। क्यों 12 महीने क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये एनुअल इफेक्टिव एनुअल रेट आपसे पूछा है, एनुअल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किया है 12 महीने से। यहाँ पर भी देखें कैलकुलेट एनुअल परसेंटेज रेट है, यहाँ पर एनुअल कहा था इसीलिए 12 से हमने मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि साल की बात हो रही, पूरे ईयर की बात हो रही है, ओके। तो ईयर की बात हो रही तो यहाँ वैल्यू रख दी 1.05 की पावर 12, ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, जो वैल्यू आती है उसको उसमें से 1 घटा दीजिए, जो भी आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सोल्यूशन उसी तरीके से दिया हुआ है, हमने 1.05 की पावर 12 निकाला, इतना निकल कर आया, उसमें से 1 घटाया, इतना बचा, मल्टीप्लाइड बाई 100 किया, 79.59 कहने का। अब इसमें एक जो डिफरेंस है देखिए, यहाँ पर क्या है, एनुअल इंटरेस्ट आपसे कैलकुलेट किया गया तो आपको पता चला कि 60% है, जब आपने इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट निकाला तो वो पता चल रहा है कि 60% से भी ज़्यादा है। मतलब कहने का ये हुआ एक्चुअल में आप जो है इतना परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हैं, आपको लग रहा था कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं 100 रुपये पर अगर 5% दे रहा हूँ तो पूरे साल में मैं 60 रुपये दे दूंगा, 60% निकल रहा है मतलब 60 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन वास्तव में आप 60 रुपये नहीं दे रहे हैं, कंपाउंडिंग चल रही है, इसलिए आप जो है हर 100 रुपये पर
₹79.59 देंगे वास्तव में, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछ लेंगे कि 10% पर एनम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो क्वार्टरली जो है, या क्वार्टरली इतना दिया हुआ 10% है तो एनुअली जो है उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल करके दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, कुछ है नहीं। अगर आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फार्मूला पता है तो दिस क्वेश्चन कैन आल्सो बी सॉल्व, ठीक है। तो कैलकुलेट एनुअल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, पर मंथ 5% था, 12 से मल्टीप्लाई किया, कुल मिलाकर के 60% सालाना हमारा इंटरेस्ट रेट निकल करके आ गया। उसके बाद में इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट इन्होंने पूछा, तो एनुअल इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए हमने फार्मूला लगा दिया। फार्मूला क्या है, 1+r⁴ और उसके बाद में यहाँ पर इंटू 100 कर दिए, इसी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। बस ध्यान रखिएगा कि जो स्मॉल आर है उसको 5% ना लिख करके 0.05 लिखिएगा, ठीक है। 5% नहीं लिखना है, बल्कि इसको 5/100 करिए, जो आता है 0.05 वो लिखना होता है फ्रेंड्स, यही इतना डिफरेंस होता है, ओके। उसके बाद में इतने क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन और देखेंगे जो एक्चुअल में आपके क्रेडिट कार्ड के बिलिंग से रिलेटेड। हम यहाँ पर हम देखेंगे कि आपने खरीदारी की है, तो खरीदारी किस डेट को करें तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो समझते हैं। राम ने परचेज किया है, एक ऑनलाइन शॉपिंग करी है 4 लाख रुपए की बाय यूजिंग हिज क्रेडिट कार्ड ऑन 6 जनवरी 2021। तो 6 जनवरी 2021 को उसने 4 लाख रुपए की खरीदारी की है। आफ्टर 35 डेज, 35 दिन के बाद ही पेड इंटायर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब यहाँ जरूरी नहीं कि 35 डेज देगा हो, अगर आपको डेट दे देगा, मान लीजिए कि उसने कहा कि जो है 3 मार्च को उसने सारा पैसा पे कर दिया, 3 मार्च 2021 को उसने सारा पैसा पे कर दिया, तो भी चल जाएगा, ओके। तो ये कह रहे हैं कि 35 दिन बाद जो है उसने पूरा बैलेंस खत्म कर दिया, तो कितना इंटरेस्ट राम को पे करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए कह रहा है कि राम ने परचेजिंग कितनी तारीखों की, 6 जनवरी को परचेज किया, और उसके बाद में 35 दिन बाद जो है पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग क्लियर कर दिया, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 जनवरी को इसने परचेजिंग करी है, तो ये किस बिलिंग साइकिल में आएगा, याद कीजिए, हर महीने की 10 तारीख को बिलिंग चलती है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिलिंग डेट हर महीने की 10 तारीख को है और इंटरेस्ट फ्री पीरियड मैक्सिमम 30 दिन का है। ये दोनों बातें हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली हैं। तो देखिए उसने 6 तारीख को परचेजिंग की है और हर महीने की 10 तारीख को बिल जनरेट होता है, तो जो जब 10 जनवरी आएगी तो 10 जनवरी को इस बिल को शामिल कर लिया जाएगा, उसके ये जो 4 लाख का है वो इसके स्टेटमेंट में दिखने लगेगा, ठीक है। अब 10 जनवरी को जब दिखने लगेगा तो फर्दर उसको 30 दिन का और मौका दिया जाएगा, 30 दिन का मौका दिया जाएगा, यानी मेरे ख्याल से 9 फरवरी आ जाएगी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 9 फरवरी 8 फरवरी जो भी आती है, 10 जनवरी से 30 दिन आगे कौन सी डेट पड़ेगी वो देख लीजिए। उतनी तारीख तक इसको जमा कर देना होता है। अगर उतनी तारीख तक ये जमा कर देगा, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, परचेज किस तारीख को किया है, 6 जनवरी को, बिल जनरेट हो गया 10 जनवरी को, है ना, क्योंकि हर महीने की 10 को जनरेट होता है, तो 10 जनवरी को जनरेट हो गया। तो अगर 10 जनवरी को जनरेट हो गया तो प्लस 30 दिन और मिलेंगे आपको। क्यों 30 दिन मैं क्यों कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये समझिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इंटरेस्ट फ्री पीरियड 30 दिन है। वो 30 दिन कब से जोड़ता है, बिल डेट से, बिल जब जनरेट होगा उससे कितने दिन, 30 दिन। ये कहाँ मिला हमको, ये देख लीजिए, क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए, कहीं कोई डाउट आपके मन में ना रहे। ये देखिए 10 तारीख को बिल जनरेट, हर महीने की 10 तारीख को अगर बिल जनरेट हो रहा है तो फर्दर इंटरेस्ट फ्री पीरियड 30 दिन का आपको और मिलता है, 30 डेज आपको और मिलते हैं, इसीलिए मैं वहाँ पर 30 दिन जोड़ रहा हूँ। अब यहाँ सोचिए अगर इसी क्वेश्चन में 20 दिन लिखा होगा तो मैं क्या करूँगा, 10 तारीख को 10 जनवरी को बिल जनरेट होगा प्लस 20 दिन उसे और मिलेगा। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर कोई बैंक है जो 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देता है, तो 10 जनवरी को बिल जनरेट होगा प्लस 50 दिन तक उसे अब इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई, इसीलिए हमारी 10 तारीख को बिलिंग होती है, इसलिए 10 तारीख ले ली। और ये जो 30 दिन का फ्री पीरियड मिलता है फ्रेंड्स, ये बिलिंग डेट से मिलता है, जिस डेट को बिल जनरेट होगा उसके अगले 30 दिन तक आपको पूरा मौका है कि आप जो है जमा कर सकते हैं बिना कोई इंटरेस्ट दिए हुए, ठीक है। तो 6 जनवरी को परचेजिंग की, 10 तारीख को बिल आ गया। अब बिल में अगर शामिल हो गया है तो अगले 30 दिन का आपके पास मौका है, बिलिंग डेट से 30 दिन का मौका होता है ड्यू डेट का। तो 10 जनवरी में 30 दिन अगर आप जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो आपको 8 फरवरी मिलेगी, है ना, 8 फरवरी मिल जाएगी। देखिए इसमें 10 तारीख भी जुड़ेगी। ऐसे ये जो कैलकुलेशन होते हैं फ्रेंड्स, इसमें ना वो जो दूध वाला हिसाब नहीं होता कि मतलब जो है आपके यहाँ जो दूध देने वाले आते हैं, अगर आप उनसे ये कहो कि मैंने 10, मान लीजिए आपने 10 जनवरी को किसी से कहा कि जो है हमें 1 लीटर दूध आप पर डे दीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, और फिर आप उसका 15 तारीख को हिसाब करिए, मान लीजिए 15 जनवरी को उसका हिसाब करते हैं, हर दिन 1 लीटर दूध आ रहा है। तो अब यहाँ दिख रहा है कि 10 तारीख से जो है 1 लीटर दूध आ रहा है,
तो 15 तारीख तक 5 दिन होते हैं, सही है। लेकिन जब आप दूध वाले से हिसाब ये पूछेंगे तो वो बोलेगा कि सर 5 दिन नहीं 6 दिन हुए हैं। क्यों? क्योंकि 10 तारीख को भी वो मिल्क दे करके गया हुआ है। तो 10 तारीख को भी उसने मिल्क दिया, 11 को दिया, 12 को दिया, 13 को दिया, 14 को दिया और 15 को दिया। देखिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कुल मिला करके 6 दिन। तो मतलब कहने का ये है कि जो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है 15 में से 10 घटाएँगे तो 5 दिन आता है, वो यहाँ पर फेल हो जाती है, 1 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं क्योंकि उस दिन को भी ऐड करना पड़ता है जिस दिन से बात शुरू हुई है। आई बिलीव कि थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। इसीलिए यहाँ पर ये जो 8 फरवरी आ रही, कई लोग सोचेंगे कि सर 10 जनवरी था तो 30 दिन जोड़ूँगा तो 10 फरवरी आ जानी चाहिए। तो ये ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक तो 10 जनवरी भी शामिल करना होगा तो 1 दिन वहीं घट जाएगा आपका, तो 9 फरवरी आ जाएगा, सही है ना? 10 जनवरी से 30 दिन जोड़ने पर 10 फरवरी आना चाहिए, लेकिन 1 दिन घट जाए क्योंकि 10 जनवरी भी लोगे तो 9 फरवरी हो जाएगा, लेकिन 31 की जनवरी होती है इसलिए 1 दिन और घटेगा इसलिए 8 फरवरी हो जाएगा। थोड़ा-सा ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा, अगर आप यहाँ गलती करोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। चलिए, तो हमने 6 जनवरी को परचेज़ किया था, बिलिंग 10 जनवरी को हुई थी, तो हमें 30 दिन का और मौका मिला, बिल डेट से 30 दिन का मौका मिला, तो 8 फरवरी 2021 तक यदि व्यक्ति ये 8 फरवरी 2021 तक ये जो भी इसने 4 लाख रुपए की खरीदारी की है, यदि पे कर देता है, तो उसे कोई ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने पे कब किया है? 9 फरवरी को। अब ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि उसने परचेज़ करने के 35 दिन बाद पे किया है। 6 जनवरी के 35 दिन बाद। उसने खरीदारी कब की? 6 जनवरी को और पे कितने दिन बाद किया? 35 दिन बाद। तो अब आपको करना क्या होगा 6 जनवरी से 35 दिन बाद कितने दिन होंगे क्या डेट पड़ेगी वो आपको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, 6 जनवरी से 35 दिन बाद आपको क्या डेट मिलेगी वो आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा-सा कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 9 फरवरी 2021 की डेट आपको मिलेगी। अब ऑब्वियसली 8 जनवरी तक ये तो जमा कर देता तो उसको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। लेकिन उसने 9 जनवरी को जमा किया, ड्यू डेट अगर निकल गई, तो अब हम लोग क्या सोचते हैं कि 8 तारीख तो ड्यू डेट थी तो कोई बात नहीं है, 9 तारीख को मैंने जमा किया तो मुझे 1 दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है नहीं। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। आपको लगा कि ड्यू डेट 8 फरवरी थी, तो मुझे 8 फरवरी तक जमा करना चाहिए था। लेकिन भाई 8 तक नहीं जमा कर पाया तो कोई बात नहीं, अगले दिन 9 तारीख को मैं जमा कर आया हूँ। तो इसका मतलब मैंने एक ही दिन का तो नुकसान किया अपना, तो मुझे एक ही दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक दिन अगर आपने ड्यू डेट तक नहीं जमा किया, तो जिस डेट को आपने परचेज़ किया है, जिस डेट को आपने परचेज़ किया है, उस डेट से लेकर के जब आपने पे किया है, उस डेट तक का जितने दिन बनते हैं, उसका इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। यही इतना लॉजिक है यहाँ पर। समझिए मैंने क्या कहा? थोड़ी कुछ बातें समझ में आ रही होंगी, कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है, पर फिर भी समझते हैं। जब आपने परचेज़ किया 6 जनवरी को, कोई बात नहीं, आपने खरीद लिया। उसके बाद में आपकी बिलिंग हुई, पता चला कि 10 तारीख को बिल बन गया, हर महीने की 10 को बनता है, तो 10 को बिल बन गया। फिर आपके पास 30 दिन का वो इंटरेस्ट फ्री पीरियड था, आपने देखा कि ड्यू डेट 8 फरवरी बन रही है, तो आपको 8 फरवरी तक जमा कर देना चाहिए था। लेकिन आपने जमा कब किया? 6 फरवरी खरीदने के 35 दिन बाद जमा किया। तो 6 फरवरी से 35 दिन बाद पता चला कि 9 फरवरी आ चुकी थी, तो आपने 9 फरवरी को जब जमा किया, तो आप 1 दिन लेट हो गए। अगर आपने ड्यू डेट तक नहीं जमा कर दिया, तो आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा कितने दिन का? जब आपने परचेज़ किया है और जब आपने पे किया है। तो परचेज़ कब किया था? 6 जनवरी को और पे कब किया है? 9 फरवरी को। कुल कितने दिन बाद किया है? 35 दिन बाद किया है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, देखिए ना। उसने परचेज़ करने के 6 जनवरी को परचेज़ किया और 35 दिन बाद पूरा पेमेंट कर दी है, खरीदने के 35 दिन बाद की है, तो 35 दिन का ब्याज लगेगा। यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न मत पालिएगा कि बिलिंग 10 तारीख को हुई है और वो 9 फरवरी को पे कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। जिस डेट को आपने परचेजिंग की है, उस डेट से ही इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है और तब तक लगता है जब तक कि आप पे नहीं कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के 35 दिन का उसने वक़्त लिया था, 35 दिन बाद पे किया है, तो पूरे 35 दिन का इंटरेस्ट इसको पे करना पड़ेगा। इतनी सी बात है यहाँ पर। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया है। 35 दिन का उसको इंटरेस्ट देना है, ठीक है? तो 35 दिन का इंटरेस्ट कैसे करेंगे? हर महीने कितना इंटरेस्ट है? 5%। पूरे साल में इंटरेस्ट कितना है? 60%, ठीक है? इसको 100 से डिवाइड करते जा रहे हैं फ्रेंड्स, ओके? अब हम क्या करेंगे? पर डे इंटरेस्ट निकाल लेंगे। 1 दिन में कितना इंटरेस्ट लगेगा? तो 1 साल का इंटरेस्ट 0.60 निकल आया, उसको 365 डेज से डिवाइड कर दीजिए। लीप ईयर वगैरह के यहाँ पर चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं, 365 से ही डिवाइड करिएगा, ओके? ये निकल करके आपका इतना आ जाएगा। तो यानी 1 दिन का इंटरेस्ट इतना निकल करके आपका आ गया। अब अगर 1 दिन का इंटरेस्ट पता है, तो 35 दिन का इंटरेस्ट निकालने के लिए 4 लाख रुपए की खरीदारी की है। 1 दिन का इंटरेस्ट इतना है, 35 दिन में कुल कितना इंटरेस्ट पे करना है? 23,016 रुपए।
रॉकेट साइंस खत्म यहीं पर ना। यहाँ पर ये कठिनाई बंद हो जाती है। क्यों? मतलब देखिए, सवाल सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप बस केवल यहाँ लॉजिक अगर समझ गए, ये जो मैंने आपको समझाया है, तो मेन वही है। हमको ये देखना है, क्या देखना होता है कि आप ये देख लो कि क्या ड्यू डेट से पहले दिया है कि ड्यू डेट से बाद दिया है। अगर ड्यू डेट तक दे दिया है तो जीरो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर ड्यू डेट के बाद दिया है उसने, अगर उसने पेमेंट ड्यू डेट के बाद दिया है, तो जिस डेट को परचेज किया है और जिस डेट को पे किया है उसके बीच जितने दिन होते हैं उतने पूरे दिन का उसे इंटरेस्ट देना होता है। नॉर्मली सवाल में आपको उतने दिन दिए रहेंगे। नॉर्मली जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं वो यही देते हैं कि उसने 35 दिन बाद पे किया, उसने 27 दिन बाद, उसने 18 दिन बाद पे किया, तो वो उतने दिन का ही ब्याज आपको कैलकुलेट करना रहता है। फिर भी आप एक बार कैलकुलेशन करके ये ज़रूर देख लेना कि ड्यू डेट और जो पेड डेट है वो ड्यू डेट से पहले की है कि ये बाद की है या ड्यू डेट पर ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये उसके बाद में एक बार आपको ये पता चल गया कि 35 दिन का इंटरेस्ट लगना है, तो 35 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के पर मंथ इंटरेस्ट आपको पता ही रहेगा। ईयरली निकाल लीजिएगा, ईयरली को 365 से डिवाइड करेंगे तो पर डे में बदल जाएगा। एक बार आपको एक दिन का इंटरेस्ट पता चल गया तो 35 दिन का इंटरेस्ट निकालने के उसको मल्टीप्लाई करेंगे और 4 लाख रुपए आपके पास में। 4 लाख कहाँ से आए हैं? क्योंकि 4 लाख रुपए उसने शॉपिंग करी थी, 23,016 रुपए का टोटल उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। अब यहाँ पर देखिए, जो मैं कह नहीं रहा था कि लोग अब यहाँ पर चालाकी जो करने वाली बात होती है कि इस यहाँ पर अगर सवाल देखेंगे, राम ने क्या किया हुआ है, 6 तारीख को परचेजिंग की और 35 दिन बाद जब पे किया तो पता चला कि उसको इंटरेस्ट पड़ गया। देख रहे हैं यहाँ पर 35 दिन बाद ही इंटरेस्ट पड़ गया है। अब राम ने इस बार थोड़ा सा चालाकी करी हुई, उसने क्या किया, उसको पता था कि 10 तारीख को बिल जनरेट होता है, तो उसने क्या किया, 15 तारीख को खरीद लिया, है ना। उसने खरीदारी कब की? 15 तारीख को, क्योंकि उसे पता है कि 10 तारीख को बिल जनरेट आप कर चुके हैं, 10 मार्च को आप जनरेट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब जो 15 तारीख को खरीदारी करूंगा वो तो अगले मंथ में ही जोड़ेंगे आप ना। तो इसलिए उसने क्या किया, 15 को परचेजिंग की, 6 लाख रुपए की परचेजिंग 15 तारीख को की है और 52 दिन के बाद में पूरा पूरा आउटस्टैंडिंग चुकाया है, 52 डेज का वक्त लिया है। फिर भी उसे कितना इंटरेस्ट देना है, आइए ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब देखिए, बाई डेट क्या है, 15 मार्च 2021, यानी उसने 15 मार्च 2021 को खरीदारी की है। बिल कब जनरेट होगा फ्रेंड्स? अगले महीने में 10 तारीख को, हर महीने की 10 तारीख को जनरेट होता है। तो 10 अप्रैल को बिल जनरेट होगा, प्लस उसे 30 दिन का मौका मिलेगा, 30 दिन का मौका भी मिलेगा फ्रेंड्स, याद कीजिए अगर आपको याद हो, 30 दिन का इंटरेस्ट फ्री मौका मिलेगा, है ना। तो मतलब कहने का उसको अभी 10, मेरे ख्याल से 9 मई या 10 मई तक कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आइए इसको देख लेते हैं। उसने परचेज कब किया है? 15 मार्च को। बिल कितनी तारीख को जनरेट हुआ है फ्रेंड्स आपका? 10 अप्रैल को जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि हर महीने की 10 तारीख को जनरेट होता है। अब 15 मार्च को 10 तारीख जा चुकी थी तो अगले महीने ही जनरेट होगा, तो इसलिए 10 अप्रैल को बिल जनरेट किया गया। अब ड्यू डेट क्या होगी? 10 अप्रैल से 30 दिन और, 30 दिन क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि 30 दिन इंटरेस्ट फ्री हैं। 30 दिन हमने जोड़ा तो पता चला कि 9 मई 2021 को उसकी ड्यू डेट पड़ती है। अब उसने क्या किया है, परचेज किया था 15 मार्च को और 52 दिन बाद पे कर दिया था। तो 15 मार्च में 52 डेज अगर आप जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो आपको मिलेगा 5 मई 2021। ये थोड़ा कैलकुलेशन बिठा लीजिएगा। तो 5 मई 2021 को उसने पे कर दिया है। अब हम देखेंगे कि जब पे किया है वो और ड्यू डेट का कंपेयर कर लीजिए। 5 मई को पे कर दिया है और ड्यू डेट 9 मई थी, तो पहले ही पे कर दिया है। अगर ड्यू डेट से पहले पे कर दिया है तो जीरो इंटरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट में आप आ जाएंगे, कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ड्यू डेट 9 मई को है, पे 5 मई को कर दिया, इसलिए जीरो इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में उसने 35 दिन ही केवल रखा था तो भी पता चला कि उसको जो है इंटरेस्ट लग गया, और यहाँ देखिए 52 डेज उसने मौका लिया, उसके बावजूद भी इनको इंटरेस्ट नहीं लगा। तो इसीलिए थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड के साइकिल को, अगर आप डेट के साइकिल को समझ कर चलते हैं कि कैसे मतलब बिलिंग डेट क्या है और कितना टाइम पीरियड देता है बैंक आपका, तो आप नंबर ऑफ डेज अपने जो है मतलब बिलिंग के मतलब पेमेंट के नंबर ऑफ डेज बढ़ा सकते हैं। इसी एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर हो जा रहा होगा। समझ में आ गई बात या नहीं आई है आपको? एक बार देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा एक बार वीडियो देख लीजिए, 100% क्लियर हो जाएगी। 15 मार्च को उसने खरीदारी करी 6 लाख रुपए की। अब यहाँ पर 6 लाख की खरीदारी करी है, कितने दिन की भी करें। अब इसी जगह पर अगर आप 52 दिन की जगह पे 60 दिन ले लीजिए, इसी क्वेश्चन में अगर आप 60 डेज करेंगे तो आप जो है चले जाएंगे, क्या पार हो जाएगा आपका जो ड्यू डेट है वो पार हो जाएगी। ड्यू डेट एक बार आपकी उस पार हो गई तो आपको पूरा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसका कैलकुलेशन अगर आप चाहें तो 60 डेज का कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 15 मार्च 2021 को उसने खरीदारी करी, उसके बाद 52 दिन बाद उसने पेमेंट कर दी। तो 15 मार्च से 52 दिन अगर आप जोड़ोगे
तो आपको पता चलेगा कि 5 मई 2021 आ गई है, ठीक है। 15 मार्च से 52 दिन बाद जब आप पे करोगे तो 5 मई आ चुकी होगी। उसके बाद उसने 15 मार्च को चूँकि खरीदारी की थी, 15/3 को खरीदारी की थी, तो 10/4 को उसका बिल जनरेट होगा। 10/4 को बिल जनरेट होगा तो 30 दिन का और इंटरेस्ट फ्री मौका मिलेगा, तो उसे 9/5 तक का मौका है। अगर वो 9/5 तक पैसा जमा कर देता है, तो उसे कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और 15 मार्च से 52 दिन बाद 5 मई पड़ रही है, 5 मई पड़ रही है, तो 5 मई को ही पैसा मैं जमा कर चुका हूँ, 9 मई तक आपने मुझे मौका दिया था, तो मैं ड्यू डेट से पहले ही जमा कर गया, तो मुझे कोई इंटरेस्ट अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आई विल पे 0 इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड, तो इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। होप है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।